हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को कॉस्ट शीट। हम लोग जो लेक्चर कर रहे हैं ये है बीकॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के सिलेबस में जो सब्जेक्ट है हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 2 लेक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया। आज हमारी थर्ड लेक्चर है, थर्ड क्लास है ना आज। यस, दिस इज़ थर्ड लेक्चर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल वहाँ से जहाँ हमने पिछले क्लास में एंड किया था, और फटाफट से मैं एक बार रिवीजन भी करवा देता हूँ। हमारा जो टॉपिक है ये टॉपिक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट चैप्टर है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसको हम लोग कॉस्ट शीट भी बोलते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग कॉस्ट की कैलकुलेशन और कॉस्ट की एस्टिमेशन करते हैं। मेनली 2 तरीके के कॉस्ट होते हैं, एक को बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को कॉस्टिंग में बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स आते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग कॉस्टिंग में क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, ये 3 तरह के ओवरहेड्स होते हैं। सभी को मर्ज करके जो हमारा टोटल आता है उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। फिर जो भी हमें प्रॉफिट अपनी ऐड करनी होती है हम लोग प्रॉफिट ऐड करते हैं, बाकी हमें सेल्स की वैल्यू मिल जाती है। नॉर्मली आप देखोगे एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें प्रॉफिट हमें बैलेंसिंग फिगर के थ्रू निकालना पड़ता है। हम लोग प्रॉब्लम कर रहे थे, हम लोगों ने अभी तक प्रॉब्लम नंबर 1 कर लिया था, प्रॉब्लम नंबर 2 भी हमारा हो गया था। इसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। मैंने आपको एक फॉर्मेट भी दिया था कॉस्ट शीट किस तरीके से बनाते हैं। बेसिकली कॉस्ट शीट जो होता है ये एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बनता है। बड़ा सा एक लंबा सा फॉर्मेट होता है जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही लिखवा दिया था। इस फॉर्मेट को आपको याद रखना, जो भी प्रॉब्लम इस चैप्टर में हम लोग करेंगे इसी फॉर्मेट को बेस करके करेंगे। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड होगा सारा कुछ। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड किस तरीके से निकालते हैं, क्या क्या आइटम्स आते हैं, इसके बाद प्राइम कॉस्ट, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, है ना। ये सारी चीज़ें एक के बाद एक हम लोग इस तरीके से फॉलो करेंगे। ये जो फॉर्मेट है इसमें काफ़ी कुछ जो मोस्ट कॉमन आइटम्स है वो सब तो मैंने लिख दिया, लेकिन हर प्रॉब्लम के साथ और भी नई चीज़ें मिल सकती है जो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम हम लोग देखते चलेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट अपने आज के प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। चलिए, सेमेस्टर 2 बीकॉम अंडर कलकत्ता यूनिवर्सिटी, चैप्टर कॉस्ट शीट, लेक्चर नंबर 3 यही है। तो जो भी स्टूडेंट्स दूसरे सेमेस्टर या दूसरे सब्जेक्ट के लिए आए हो, आप लोग पहले जान लो कि क्या चल रहा है लेक्चर में। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखना, ये स्क्रीन पे आपके है और नोट्स आपके पास भी है। एक एक करके मैं पढ़ूंगा, समझाऊंगा, फिर सॉल्व करेंगे। द अकाउंट्स ऑफ पीके मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2001 सो द फॉलोइंग। एक मैन्युफैक्चरर है पीके मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, इसके डिटेल्स दिए गए हैं। कौन से ईयर के, यहाँ पर टाइमिंग बोला जा रहा है, 1 मिनट। दिसंबर 2001। 31 दिसंबर 2001 का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो डिटेल्स है ये 2001 की है और जैन टू दिसंबर का पैटर्न ये लोग फॉलो कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, एक एक डेटा क्या दिया गया। स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 1 जनवरी 2001, यानी 1 जैन का मतलब क्या है, ये ओपनिंग डेट है ना, इसका मतलब हो गया एक तरीके से ओपनिंग स्टॉक। तो मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना है, 67,200। इसके बाद मटेरियल परचेज्ड का मतलब ड्यूरिंग 2001 आपने कितना परचेज किया, 2,59,000। इसके बाद आगे और भी चीज़ें दी गई है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, कितना बैड डेट हो गया। ट्रैवलर सैलरी एंड कॉम्बिनेशन नहीं होगा, आप इसको एडिट कर लो, इट विल बी कमीशन। ट्रैवलर्स सैलरी एंड कमीशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन ऑफिस फर्नीचर। अच्छा, एक काम करते ना, पढ़ते पढ़ते आप लोग मुझे बताओ कि ये कौन से कैटेगरी में जाने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्टिंग से बताता हूँ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल किधर लिखेंगे हम लोग, ये रॉ मटेरियल मतलब ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है, पीसी में लिख रहा हूँ प्राइम कॉस्ट। मटेरियल परचेज्ड प्राइम कॉस्ट। ठीक है, बैड डेट रिटर्न ऑफ
सेलिंग, सेलिंग ओवरहेड, मैं सेलिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। ट्रैवलर्स कमीशन, सेलिंग ओवरहेड। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस ओवरहेड। फिर रेंट, रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, फैक्ट्री लिखा है, इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब होता है ये अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है, यानी ये डायरेक्ट वेजेस है, तो इसको हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो तुम लोग भी, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस या फिर इसे हम लोग डायरेक्ट लेबर भी बोलते हैं। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, इसी का ही नाम होता है प्रोडक्टिव वेजेस, तो इसे हम लोग किधर लिखेंगे, प्राइम कॉस्ट। डायरेक्टर्स फीस, ऑफिस ओवरहेड। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल का मतलब हमेशा ऑफिस होता है, तो जनरल करके कुछ भी आएगा ना तो हमेशा समझ जाना वो ऑफिस से रिलेटेड है, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। जैसे कुछ टर्म को हमेशा ध्यान रखना, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो मोड पे देख रहे हो लेक्चर, एकदम प्रॉपर अटेंशन के साथ देखना है, ठीक है। सारे लेक्चर के दौरान मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट चीजें बताता रहूंगा। तो दो टर्म हमेशा याद रखना, अगर कभी भी कॉस्ट शीट के प्रॉब्लम में अगर तुम्हें दिखे वर्क, तो समझ जाना ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। वर्क इंडिकेट्स मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, तो जहां पर भी वर्क लिखा हुआ रहेगा ना, वर्क के साथ कुछ भी खर्चा बोलेगा, समझ जाना वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है, यानी ये फैक्ट्री से रिलेटेड है। इसी तरीके से अगर कहीं पर जनरल दिख जाए, जनरल बोल के अगर कुछ भी खर्चा या कुछ भी दिया गया है, समझ जाना वो क्या है, वो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो ये हमेशा किधर लिखेंगे हम लोग, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में, ये हमेशा याद रखना। क्या बोलो, जनरल एक्सपेंसेस का मतलब तो वो सारा होता है, जैसे रेंट हो गया, यू डोंट हैव टू अज्यूम, दिस इज नॉट अकाउंटेंसी। मैं जो बता रहा हूँ बस वो चीज ध्यान रखो। जनरल एक्सपेंसेस का मीनिंग तो बहुत कुछ हो सकता है। जनरल देखो, अगर हम लोग इंग्लिश मीनिंग या लिटरल मीनिंग के हिसाब से जाएंगे तो जनरल एक्सपेंसेस का मतलब बहुत सारे जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है जो होते रहते हैं, ठीक है, डे टू डे बेसिस पे, उसको जनरल एक्सपेंसेस बोलते हैं। बट यहाँ पर अपने को दिमाग लगा के ये नहीं सोचना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज जनरल एक्सपेंसेस, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंसेस। नो, यू डोंट हैव टू थिंक दैट मच। एग्जाम में आपके पास उतना टाइम वैसे भी नहीं होगा, तो बस इतने याद रखो, कॉस्ट शीट में अगर जनरल एक्सपेंसेस बोला है तो वेयर यू विल क्लासिफाई फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एक्सपेंसेस। अब जनरल एक्सपेंस तो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, फैक्ट्री से भी हो सकता है, ऑफिस से भी रिलेटेड हो सकता है, सेलिंग से भी रिलेटेड हो सकता है। पर याद रखना, अगर कॉस्ट शीट के चैप्टर, इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर कुछ भी जनरल करके आएगा, इट ऑलवेज इंडिकेट्स ऑफिस एंड मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन। तो सीधा इसको चुपचाप क्या करो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में लेकर चले जाओ, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट में ना मतलब ये बेसिक चीजें याद रखना पड़ेगा। जैसे वर्क मतलब वर्क तो कहीं पर भी, ऑफिस में भी वर्क हो रहा है, सेलिंग का भी वर्क है, पर यहां पर जब भी वर्क आएगा तो हम लोग उसको सीधा फैक्ट्री ओवरहेड में लेकर जाएंगे। तो कॉस्ट में ऐसा चलता है। तो यहां पर अभी जनरल एक्सपेंसेस अपने को कहां लेके जाना है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसके बाद गैस एंड वाटर। अब देखो, गैस एंड वाटर वैसे बोल दिया फैक्ट्री, तो अपने को टेंशन नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन अगर नहीं भी बोलता तो गैस एंड वाटर हमेशा क्या किधर लेकर जाएंगे, फैक्ट्री में ही, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किधर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेल्स तो एकदम लास्ट में है ना, लास्ट आइटम, तो ये इसमें मैं नाम नहीं दे रहा हूं, ये तो अलग ही आइटम है। फिर क्या बोल रहा है देखो, मैनेजर्स सैलरी। तो अगर यहां पर कुछ अलग से बोला नहीं जाता तो नॉर्मली व्हाट वी डू, मैनेजर सैलरी को ऑफिस में लेते हैं हम लोग। लेकिन यहां पर ना एक इंफॉर्मेशन दिया गया है, 2/3 फॉर फैक्ट्री, 1/3 फॉर ऑफिस। यानी ये जो मैनेजर है, हो सकता है ये फैक्ट्री को भी मैनेज करता है, ये ऑफिस को भी मैनेज करता है। अपना जो 2/3 टाइम ये डिवोट करता है फैक्ट्री को मैनेज करने में, 1/3 टाइम ये डिवोट करता है ऑफिस को मैनेज करने में। ऐसा कहीं बोला नहीं है, ये जस्ट समझा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है कि मैनेजर सैलरी कितना है, 15,000। मैनेजर सैलरी कितना है, 15,000, जिसमें से 2/3 यू हैव टू एलोकेट टू फैक्ट्री एंड 1/3 यू हैव टू एलोकेट टू ऑफिस। इसका मतलब हमें इसका बाइफर्केशन करना है, 2/3 अपने को फैक्ट्री में भेज देना है, 1/3 अपने को ऑफिस में। इसका मतलब हो सकता है ये जो मैनेजर है ये दोनों को देखता होगा, दोनों को मैनेज करता होगा, है ना। तो अपने को सिंपली कुछ नहीं करना, 2/3 लेकर फैक्ट्री में, 1/3 लेकर ऑफिस में, ठीक है। तो चलो यहां पर ये हो गया, तो ये क्या हो गया, फैक्ट्री प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये तो फैक्ट्री ओवरहेड है। कैश डिस्काउंट अलाउड नहीं, कैश डिस्काउंट को नॉर्मली हम लोग नहीं लेते,
कैश डिस्काउंट इसलिए नहीं लेते क्योंकि व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग कैश डिस्काउंट। तो नॉर्मली हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं ना, अगर कोई हमारे डेटर से बहुत टाइम से पैसा नहीं दे रहा है तो जल्दी पैसा निकलवाने के लिए, प्रॉम्प्ट कलेक्शन के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। सो बेसिकली द लॉजिक बिहाइंड गिविंग कैश डिस्काउंट इज टू क्या बोलते हैं, फॉर प्रॉम्प्ट कलेक्शन, इन ऑर्डर टू कलेक्ट योर ड्यूज फ्रॉम द डेटर्स ऑन टाइम। हम लोग क्या करते हैं, वो लोग को बोलते हैं कि भाई इतने तारीख के अंदर अगर आप पैसा दे दोगे तो हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। तो ये कैश डिस्काउंट नहीं, ये कॉस्ट में नहीं, आप जल्दी कलेक्शन के लिए कर रहे हो, इट्स अ काइंड ऑफ कलेक्शन मैकेनिज्म। तो ये इसको अगर आप कॉस्ट में ऐड करोगे ना, आपका कॉस्ट इन्फ्लेट हो जाएगा। तो नॉर्मली हम लोग इसको ऐड नहीं करते, इसके लिए फुटनोट दे देंगे। ठीक है, रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, प्लांट एंड मशीनरी। इसके बाद कैरिज एंड कार्टेज आउटवर्ड, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, समझ आ रहा है ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये प्राइम कॉस्ट। अब यहां नाम में ही बोल दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस का जगह कहां है, डायरेक्ट एक्सपेंस सिर्फ प्राइम कॉस्ट के ऊपर आता है। प्राइम कॉस्ट के ऊपर ही डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट के नीचे तो सारा ओवरहेड चालू हो जाता है ना। फॉर्मेट देखो, प्राइम कॉस्ट के नीचे सारा क्या चालू हो जा रहा है, ओवरहेड। तो जो भी डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट कॉस्ट है, वो प्राइम कॉस्ट के हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो एक तो ऊपर रॉ मटेरियल था, वो तो है। इसके अलावा प्रोडक्टिव वेजेस या डायरेक्ट वेजेस था, वो भी प्राइम कॉस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल रहा है, इसका मतलब ये वो है जो अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते थे ना, वही है। ठीक है, तो ये भी प्राइम कॉस्ट। इसके बाद देखो रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफिस, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो गया। गैस एंड वाटर, ये भी ऑफिस बोल दिया, अब चला के जब ऑफिस बोल रहा है तो ये भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। स्टॉक ऑफ मटेरियल यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का, तो ये प्राइम कॉस्ट। आप जो बोले कैश डिस्काउंट अलाउड वाला, तो आप अपने फॉर्मेट में भी आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में लिखाए थे, और जो फर्स्ट एकदम लेक्चर था आप बोले थे कि सेलिंग करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए हम लोग मतलब एक चीज सुनो, क्या है ना, ये जो चीज़ है ये हम स्टार्टिंग में भी मेरे को याद है, हम एक बार लेक्चर में बोले थे कि कैश डिस्काउंट और बैड डेट, ये जो दो आइटम्स है ना, ये थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी आइटम है। कॉन्ट्राडिक्टरी इन द सेंस व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, जब हम लोग काम करते हैं ना किसी इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर रट्टा ज्ञान तो चलता नहीं है। ठीक है, वहाँ पर अपने को वी हैव टू अप्लाई आवर ब्रेन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट एंड प्रैक्टिकल सिनेरियो। नाउ यू हैव टू थिंक वेरी रैशनली कि बैड डेट, अगर आप किसी रिनाउंड ऑथर के, मैं किसी ऑथर का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर जो भी बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं जो अपने बुक में बैड डेट को इंक्लूड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। तो अब मैं किसी ऑथर के राइटिंग्स पे मैं क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं, बट यू थिंक रैशनली, बैड डेट शुड इट बी अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपने क्रेडिट में सेल किया, आपके डेटर्स ने पैसा नहीं दिया, पैसा डूब गया, बैड डेट हो गया, ये बिजनेस का लॉस है, एंटिटी का लॉस है। ये लॉस का भरपाई आपको कैसे करना चाहिए, आपको इस लॉस को क्या आपके प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर देना चाहिए, कॉस्ट में, खुद ही सोचो, मन से ही जवाब आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे जो कॉस्ट शीट जो बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑथर जो बुक में लिखते हैं, वो इसको इंक्लूड करते हैं। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी आइटम है, पर टू बी ऑन अ सेफर साइड हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को फुटनोट, अगर इंक्लूड भी कर देते हो ना बैड डेट को, तो भी एक फुटनोट दे दो, नहीं इंक्लूड करो तो भी फुटनोट दे दो। इसी तरीके से कैश डिस्काउंट में भी कुछ ऑथर्स क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं, पर मेरे ख्याल से लेना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? तो एनीवेज यहाँ पर बैड डेट, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, क्योंकि मैं अभी जो बताऊंगा मैं प्रोफेशनल एग्जाम्स और ज़्यादा लॉजिकल तरीके से नहीं बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा बीकॉम के तरीके से, क्योंकि आपके जो एग्जामिनर्स होंगे वो कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट नहीं होंगे, वो कोई किसी कंपनी का मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर नहीं है जो आपके दिमाग, आपके आंसर पे दिमाग लगाएगा कि ये कितना लॉजिकल किया है। वो सीधा आपका क्वेश्चन पेपर और उसके पास एक आंसर सीट होता है, बीकॉम में जो चेक करने वाले लोग होते हैं, वो अपने आंसर सीट में से तुम्हारा मिलाएगा। और बीकॉम का जो पैटर्न है, मैं बिल्कुल, ये मेरा लेक्चर स्पेसिफिकली बीकॉम ओरिएंटेड है, सीयू ओरिएंटेड रादर, ठीक है, नॉट जस्ट बीकॉम ओरिएंटेड, क्योंकि बीकॉम के अंदर भी दूसरे यूनिवर्सिटी में चीज़ें थोड़े अलग तरीके से चलती है। मेरे को कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जिस तरीके से एग्जामिनर चेक करते हैं, मैं एकदम वही बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, बेटर कैश डिस्काउंट यू शुड एक्सक्लूड, विच इज़ क्वाइट लॉजिकल, उसके लिए हम लोग नोट दे देंगे। और अगर बैड डेट आ जाए तो क्या करना है, यू कैन इंक्लूड, अगेन मैं बोल रहा हूं यू कैन इंक्लूड, इसका मतलब अगर आप चाहो तो उसको भी एक्सक्लूड कर सकते हो, उसके लिए भी एक फुटनोट दे दो। पर मोस्ट ऑफ द ऑथर्स बैड डेट को ले लेते हैं, तो तुम भी ले लो, ठीक है। थोड़ा सा अपने को ना एग्जाम फोकस्ड होकर करना है,
बाकी जहां जहां पर लॉजिकल डिस्कशन का जरूरत है मैं खुद भी समझाता चलूंगा, ताकि तुम लोग को ऐसा नहीं लगे कि बस रट रहे और फॉर्मेट याद कर रहे हैं, ठीक है। जहां पर भी जरूरत होगा हर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, बट यू शुड फोकस ऑन व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। चलो अब यहां पर आगे क्या बोला जा रहा है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट गिविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक स्टेटमेंट बनाइए जिसमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड नेट प्रॉफिट। तो यहां पर ये सारा चीज बोल रहा है कि आपको एक स्टेटमेंट में बताना है। अल्टीमेटली बोलना क्या चाह रहा है, कॉस्ट शीट बनाइए, ठीक है। तो चलो हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, मेरे ख्याल से आप लोग भी कर पाओगे ये खुद से, मैं भी कर रहा हूं, साथ साथ में आप लोग भी करते चलो। कॉस्ट शीट फॉर्मेट का जो हेल्प है वो आप ले सकते हो, मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट लिखवा दिया था, वहां से आप लोग रेफरेंस के लिए देख सकते हो। खुद से ट्राई करना है खुद से ट्राई करो, या फिर मेरे साथ साथ चलना है मेरे साथ साथ चलो। प्रॉब्लम नंबर 3, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि जो मैन्युफैक्चरर है उसका नाम क्या है, पीके मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, पीके मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पीके मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड। यहां पर इन द बुक्स ऑफ वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉस्ट शीट। एक होगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, नोट, डेबिट, क्रेडिट। ये फॉर्मेट और ये सब पेंसिल से बनाना ये तो पता ही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोगों ने जो आइटम्स को पहले से मार्क कर लिया उसके हिसाब से करेंगे। एग्जाम में भी अगर हो सके तो पेंसिल से मार्क कर लेना क्वेश्चन पेपर में, अगर अलाउड ना हो तो कुछ अपने हिसाब से थोड़ा बहुत देख लेना जैसा भी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो चलो यहां पर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। फर्स्ट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हम लोग देख सकते हैं 67,200, 67,200 एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, कितना है 2,59,000, ठीक है। और क्या था प्राइम कॉस्ट में जो मार्क किए थे, अच्छा ठीक है। तो एक बार इसको टोटल करके इधर लिख देंगे, फिर लेस, और कुछ नहीं था ना प्राइम कॉस्ट में इस आइटम में, ठीक है ओके। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, कितना है क्लोजिंग स्टॉक 87,920। तो सबसे पहले क्या करो, ये दोनों का टोटल करके ना इधर लिखो फर्स्ट कॉलम में, और उसके बाद फिर उस टोटल में से ये माइनस करके मेरे को बताओ, फिर इधर लिखेंगे। ये दो फिगर बताओ मेरे को, 326,200। इसके बाद फिर उसमें से 87,920 माइनस करके कितना आ रहा है 238। ठीक है, सभी लोग स्क्रीन पे चेक करते रहना, अगर कोई फिगर मिस्टेक हो तो बताना। तो ये जो आया ये हमारा क्या आया, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम लोग को हेडिंग देना चाहिए था, वो हेडिंग हम लोग देना मैं भूल गया। तुम लोग दिए क्या? नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसे करो, इसको ना एक लाइन नीचे कर दो, इसको यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड।
चलो, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद अब हम लोग नेक्स्ट आइटम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लेबर लिख सकते हैं, डायरेक्ट वेजेस लिख सकते हैं, या फिर जो प्रॉब्लम में दिया था प्रोडक्टिव वेजेस वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्रोडक्टिव वेजेस। कितना था? 176,400 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, कितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस? 100,110। ओके, 424,690। ठीक है, तो ये बन गया हमारा प्राइम कॉस्ट। तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पर आपने कैपिटल लेटर में लिखा है, ऐसे ब्लॉक लेटर में लिखना जरूरी है क्या? देखो, जरूरी कुछ नहीं है। एक चीज मैं बता दूं, कॉस्ट शीट में ना एज सच कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। जैसे अकाउंटेंसी जो है वो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर आता है, अकाउंटिंग की अलग से बॉडी है। अकाउंटेंसी में हम लोग जो जर्नल, लेजर, कैश बुक जो कुछ भी बनाते हैं उसका एक डेडिकेटेड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, हम लोग अपने मन से उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जो कॉलम्स जैसे बनाने हैं, जिसका जो हेडिंग देना वो वैसे ही रहता है। कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में एज सच कुछ नहीं है। कॉस्ट शीट में कोई एकदम डेडिकेटेड कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। तो फिर ये फॉर्मेट जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं ये किस हिसाब से कर रहे हैं? देखो, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, लेकिन किसी भी चीज को बनाने का एक प्रेजेंटेबल मेथड होता है। तो हम लोग अगर थोड़ा बहुत इस फॉर्मेट में लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन अगर कर देंगे ना तो कोई बहुत ज़्यादा गलती नहीं है। जैसे तुम देखो, जब मैंने फॉर्मेट दिया था तो फॉर्मेट में मैंने हेडिंग में पहले क्या लिखा था? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके नीचे फिर मैंने ये सारा कैलकुलेशन कराया था, ओपनिंग स्टॉक, ये है ना, ऐड परचेज। लेकिन यहाँ पर मैंने वो स्टार्ट किया ओपनिंग स्टॉक इससे, और उसके नीचे लास्ट में मैंने जो फाइनल फिगर था उसमें लिख दिया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या इसमें कोई मिस्टेक है? क्या टीचर काट देंगे नंबर? नहीं काटेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम दिखाना था, उसका कैलकुलेशन मैंने दिखा दिया। हेडिंग ऊपर लिखे या बाद में टोटल करके दिखा दे चलेगा, इसके बाद इस तरीके से दिखा दे चलेगा। समझ में आ रहा है? अल्टीमेटली आप जो प्रेजेंट कर रहे हो वो नीट एंड क्लीन तरीके से और अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, मतलब जो आप लिख रहे हो टीचर को समझ में आना चाहिए। एक प्रॉपर वे, एक मेथड होना चाहिए। तो अगर आप नीट एंड क्लीन तरीके से प्रॉपरली प्रेजेंट करते हो तो वो सफिशिएंट है। और एक मोटा मोटी जो मैंने स्ट्रक्चर दिया था, फॉर्मेट दिया था, उसी को आपको लेकर चलना, वही आपका मेन फॉर्मेट है। अच्छा, प्राइम कॉस्ट जो मैंने यहाँ कैपिटल लेटर में लिखा, क्या इसको नॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं क्या, या ऐसे कैपिटल में लिखना होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उसको भी आप अपने तरीके से लिख दो, ऐसा भी लिख सकते हो प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ऐसे भी लिखो, इसके लिए कोई नंबर नहीं कटने वाला है। फिर मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं? ताकि थोड़ा सा मतलब जो ये मेन हेडिंग्स है ना, ये मेन कॉस्ट है, वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट लगे, उसको हम लोग अलग तरीके से देख सके। ठीक है, तो ये बस एक क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन का एक तरीका है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चलो, अब इसके बाद अब हम लोग आगे क्या करेंगे? ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड अंडरलाइन कर देंगे। अब इसमें जो भी फैक्ट्री ओवरहेड वाले आइटम्स थे वो अपने को बताना है। ठीक है, एक एक करके बताते जाओ, फिर मैं लिखता हूँ फटाफट से। रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। ठीक है, कितना? 11900। फिर नेक्स्ट गैस एंड वाटर। गैस एंड वाटर कितना? 1680। मैनेजर सैलरी 2/3, 15,000 for 2/3। मैनेजर्स सैलरी सैलरी, इसके बगल में आप कैलकुलेशन दिखा दो। 15,000 इंटू 2/3 लेना था अपने को फैक्ट्री में, 10,000। तो इस तरीके से अपने ले लेते हैं 10,000। ठीक है, Depreciation of plants and machinery। डिप्रिसिएशन ऑन Plant and machinery। प्लांट एंड मशीनरी 18200। ठीक है, फिर Repairs of plant and machinery। repairs to plant and machinery। plant and machinery 6230। बस। ठीक है,
तो जितने भी आइटम्स इस कैटेगरी में आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में वो सबको लिख लेंगे और फिर इसका सम टोटल करके सेकंड कॉलम में ट्रांसफर करेंगे। कितना आ रहा है बताना? 48010। ये हो गया हमारा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग क्या करेंगे ना, प्राइम कॉस्ट के साथ टोटल कर लेंगे। कितना आ रहा है? 472,700। ठीक है, 472,700। वर्क इन प्रोग्रेस का तो कोई डिटेल नहीं है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। इसको हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। दिस इज फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी आएगा वो है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है, इसमें हम लोग ऑफिस और मैनेजमेंट से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे खर्चे लिखेंगे। तो ऑलरेडी हम लोगों ने मार्क करके रखा है, एक एक करके बताना। डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर कितना? 420। फिर डायरेक्टर्स 8400। डायरेक्टर फीस 8400। ओके, फिर मैनेजर सैलरी। अच्छा, 1/3 of 50,000, 5,000। मैनेजर सैलरी 5,000। इसका वर्किंग दिखा देंगे जैसा पहले हमने दिखाया था, 15,000 इंटू 1/3। ठीक है, चलो इसके बाद रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस। रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस कितना? 2800। फिर गैस एंड वाटर 560। जनरल एक्सपेंसेस 4760। जनरल एक्सपेंसेस 4760। फिर ऑनली टोटल कितना आ रहा है? 21940। तो ये हो गया हमारा टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसको हम लोग क्या करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड के साथ सम अप कर देंगे। तो कितना आएगा? 494,640। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये मेन कॉस्ट होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक मिनट में यहां पर होल्ड कर रहा हूं, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो टोटल हमारा कॉस्ट लगता है ना, वो यही होता है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमारा ओवरऑल कॉस्ट लगता है वो यही होता है। यानी कि फैक्ट्री में कितना खर्चा हुआ और ऑफिस और मैनेजमेंट में कितना खर्चा हुआ, ये सबको मिलाकर जो हमारा टोटल कॉस्ट बनता है, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि अभी तक हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया, आउटपुट बनाया, उसको बनाने में इतना रुपया लगा, एंड दिस इज द अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट। तो ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब तुम लोग बोलोगे सर बनाने में ऑफिस का क्या खर्चा हुआ? बनाने में तो प्राइम कॉस्ट आना चाहिए था और फैक्ट्री ओवरहेड आना चाहिए, क्योंकि बन तो रहा है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री से रिलेटेड सारा खर्चा आ गया। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्यों इंक्लूड करते हैं? क्योंकि प्रोडक्शन के लिए तो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का कोई डायरेक्ट रोल तो है नहीं। देखो एक चीज समझो, ये बात सच है। ऑफिस एक अलग प्लेस होता है जहां से हम लोग चीजों को मैनेज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन जो फैक्ट्री है जहां पर एग्जैक्टली प्रोडक्शन हो रहा है, जहां पर चीजें बन रही है, उसको रेगुलेट कंट्रोल करने के लिए ऑफिस जरूरी है। एक ऑफिस जब तक नहीं रहेगा जहां पर लोग मैनेज करते हैं, जहां पर लोग सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिंग यूनिट है, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है, वो अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? कभी भी फैक्ट्री रन कर सकेगा? नहीं।
जैसे कि हम लोग देखते हैं जब कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता ना, जब किसी भी स्पेस सेंटर से या कहीं, जैसे हम लोग देखते हैं नासा या इसरो, कोई भी जब रॉकेट या कोई सैटेलाइट जब लॉन्च होता है ना, तो वो देखने में लग रहा है कि वो जो रॉकेट या सैटेलाइट है वो आसमान में चला गया, पर वो काफ़ी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में वो फ्लाई कर रहा होता है। और बहुत सारे साइंटिस्ट अपने सेंटर में बैठ के उसको मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। 1 डिग्री का भी अगर डेविएशन हो गया ना, तो लैंड कहीं और कराना और लैंड कहीं और हो जाएगा। तो एकदम प्रॉपर जिस ऑर्बिट पे, जिस जगह पे, जिस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जिधर पे मतलब उसको भेजना, एकदम एग्जैक्टली उसी जगह पे वो लोग भेजते हैं। तो जितने भी साइंटिस्ट के टीम होते हैं ना, वो काफी कंट्रोल्ड तरीके से वो देखते हैं कि हाँ कहां से फ्लाई होना है, किस टाइम पे लॉन्च होना है, एकदम डॉट, एकदम मतलब माइक्रो सेकेंड्स में उसको मेजर किया जाता है। सही टाइम पे स्टार्ट हुआ लॉन्च और कितने कितने टाइम पे वो कितने डिस्टेंस को कवर कर रहा है, कहां तक वो पहुंचा। तो तुम लोग देखे होगे ऐसा, मंगलयान का तो अभी रिसेंटली हुआ था, चंद्रयान, है ना। तो ये सारा चीज जो होता है ना, वो काफी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। सोचो अगर हमने रॉकेट तो बना लिया, उसका लॉन्च पैड है, सब कुछ रेडी है, लेकिन वहां से कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई कंट्रोलिंग यूनिट नहीं है जहां से लोग बैठ के वो कंट्रोल करेंगे। लग रहा है कभी भी रॉकेट सही जगह पे या कोई ऐसा सैटेलाइट है वो सही जगह पे जा पाएगा? अपने डेस्टिनेशन तक ही नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरीके से जब हम लोग किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, कोई चीज बनाते हैं, तो बेशक वो काम फैक्ट्री के अंदर चल रहा होता है, लेकिन वो क्या चल रहा है फैक्ट्री के अंदर, उसको सुपरवाइज और कंट्रोल करने के लिए एक अलग प्लेस होता है, अलग लोग होते हैं। वो फैक्ट्री में नहीं होते हैं, वो अलग जगह पे बैठ के काम कर रहे होते हैं, पर उसे खबर सब कुछ रहता है कि फैक्ट्री में क्या चल रहा है। तो बहुत सारे लोग जो ऑफिस में बैठे रहते हैं, उन्हें हर चीज का खबर है, कितना रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है, कितना इनपुट जा रहा है, कितना आउटपुट बन रहा है, वेयरहाउस में कितना गया, कितना है नहीं है, मतलब सारा चीज, ओवरऑल चीज। और उनके कोऑर्डिनेशन के बिना फैक्ट्री रन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए प्रोडक्ट बनती तो फैक्ट्री में है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल और सुपरवाइज करने के लिए ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन होना, एक प्रॉपर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सुपरविजन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जो भी खर्चा आता है ना, इसको भी हम लोग प्रोडक्शन का कॉस्ट का ही पार्ट मानते हैं, क्योंकि इसके बिना तो प्रोडक्शन होगा नहीं। तो इसीलिए ऑफिस का जो खर्चा, ये भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बन जाता है। तो ये है हमारा सामान को बनाने का टोटल कॉस्ट। अगर कोई पूछे कि प्रोडक्ट को बनाने में या टोटल जो हमने मैन्युफैक्चरिंग किया उसको बनाने में कितना खर्चा आया, तो ऐसा नहीं कि खाली प्राइम कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट बोलेंगे, नो, हम लोग ये वाला कॉस्ट बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें ऑफिस का भी खर्चा आ जाएगा। लेकिन यहां तक हमारा प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद सिर्फ बना के अपने पास रखना तो नहीं है। अब हम लोग को प्रोडक्ट बनने के बाद नेक्स्ट क्या करना है? सेल करना है, अल्टीमेटली रेवेन्यू लाने के लिए। तो अब सेल तो अपने आप होगा नहीं, सेल करने के लिए अब हमें कुछ सेल्स से रिलेटेड इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कुछ मार्केटिंग करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा, अलग अलग जगह अपने माल को पहुंचाना पड़ेगा, चैनलाइज करना होगा। इसके लिए फिर से कुछ खर्चे लगेंगे। ये प्रोडक्शन का खर्चा नहीं है, प्रोडक्शन तो हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, मतलब प्रोडक्शन हो गया। नाउ गुड्स आर रेडी, नाउ यू हैव टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू द मार्केट, यू हैव टू प्रमोट योर गुड्स। समझ में आ रहा है ना? सो दैट यू कैन जनरेट सम रेवेन्यू। तो अब जो हम लोग ओवरहेड इसमें ऐड करेंगे, वो लास्ट एंड फाइनल ओवरहेड है, वो क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सो ये खर्चे हम लोग करते हैं जिससे कि सामान जो कंज्यूमर तक पहुंच सके, मार्केट तक जा सके और उसको हम लोग प्रमोशन करें। अब इससे रिलेटेड जो भी आइटम्स है एक बार बताना। ट्रैवलर्स सैलरी एंड कमीशन 10780, ठीक है। टू 2940 carriage and cartridge output, carriage and cartridge output 6020 फिर और कुछ नहीं है। बैड डेट्स और कैश डिस्काउंट नहीं है। बैड डेट और कैश, बैड डेट ले लो, बीकॉम में बहुत सारे ऑथर्स ले लेते हैं, ठीक है, बैड डेट ले लो, फुटनोट दे देंगे हालांकि, ठीक है। अब बैड डेट के लिए हम लोग फिर से मैं बता दूं, बैड डेट उतना ज्यादा लॉजिकल नहीं है। अगेन बहुत सारे ऑथर्स इसको करेक्ट नहीं मानते, मतलब दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच।
लेकिन फिर भी कुछ ऑथर्स हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर बैड डेट हम लोग का क्यों हो रहा है, बैड डेट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग क्रेडिट सेल कर रहे हैं। तो अगर बैड डेट को अवॉइड करना है तो आपको क्रेडिट सेल को अवॉइड करना पड़ेगा, आप कैश में माल बेचो। लेकिन अगर आप कैश में सिर्फ डील करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सेल्स और रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए आपको क्रेडिट में सेल करना ही होगा, और क्रेडिट में जब सेल करेंगे तो बैड डेट आपका कुछ ना कुछ होगा ही। तो उसको वो लोग सेलिंग कॉस्ट का पार्ट मानते हैं, ये लॉजिक देते हैं जो लोग इंक्लूड करते हैं। तो हम लोग भी वही करते हैं, ठीक है। बैड डेट 9100 और कुछ नहीं है। इसका टोटल एक बार बताना। 28840, ठीक है। सब लोग कैलकुलेट करना, हाँ अगर एक का मिस्टेक होगा तो दूसरे बता पाएंगे। सिर्फ कॉपी नहीं करना, फिगर चेक करते रहना। तो 28840 ये जो है, ये है टोटल हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 523,480। ये जो फाइनल फिगर आया इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसी का दूसरा नाम होता है टोटल कॉस्ट। ये हमारा हो गया टोटल कॉस्ट। अब इसमें से हमें कितना प्रॉफिट अपने को बनाना है वो हमें देखना पड़ेगा, और इसके हिसाब से हमारी सेल्स वैल्यू आ जाएगी। तो नॉर्मली मैंने जैसा कि बोला था कि जो प्रॉफिट होता है वो बेसिकली बैलेंसिंग फिगर से निकलता है। तो ये तो हमारा हो गया टोटल कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्ट को बनाने में और उसको बेचने में, प्रोडक्ट को बनाने में और उसको बेचने में इतना खर्चा आएगा। तो एक बार देखते हैं हमारा सेल्स कितना दिया है, 6 लाख। यानी आप एस्टिमेट कर रहे हो कि आप 6 लाख का माल बेचोगे, ठीक है। आप 6 लाख का माल बेचोगे, मार्केट में शायद इतना डिमांड है, आपकी इतनी पोटेंशियल कैपेसिटी है, तो आपकी सेल्स जो होने वाली है वो कितनी होने वाली है, आपकी सेल्स होने वाली है 6 लाख। तो अगर 6 लाख आपका सेल्स होगा और बनाने में आपको और मार्केटिंग करने में, सब कुछ करने में आपका टोटल कॉस्ट आ जा रहा है 523,480। तो अगर टोटल कॉस्ट 523,480 है और सेल्स वैल्यू आपकी 6 लाख है, तो प्रॉफिट आप इजीली निकाल सकते हो। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 76520 कितना, 76520। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। कैसे निकलेगा ये, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट आ गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही हमें प्रॉफिट निकालना पड़ता है, मतलब प्रॉफिट दिया नहीं रहता है, सेल्स दिया रहता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नोट दे देते हैं। नोट नंबर 1, बैड डेट is considered as a part of selling cost। ज़्यादा बड़ा नोट में दिमाग नहीं लगाना, जस्ट सिंपल सा ब्रीफ में बता देना है, ठीक है। दूसरा क्या एक मिस किए थे हम लोग, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज अ फाइनेंशियल चार्ज। And hence not taken into cost sheet, ठीक है। तो बस इस तरीके से अपने को सिंपल से बता देना है। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 3। कुछ पूछना है, सिंपल इजी। चलो, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो मोड पे लेक्चर को देख रहे हो, आप लोग आई होप साथ साथ में नोट डाउन कर रहे हो, चीज़ें आपको भी ठीक से समझ में आ रही है। बहुत नॉर्मल पेस में मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई ज़्यादा स्पीड में मैं समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन भी है, आप वीडियो को पॉज करके भी आराम से नोट डाउन कर सकते हो। तो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, देखो। The Susan company makes art prints
एक कंपनी है आर्ट प्रिंट्स कुछ बनाती है, ठीक है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2002। 30th June 2002 यानी कि ये जुलाई टू जून का पैटर्न फॉलो कर रही है। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, पर प्रॉब्लम में बोला है तो अपने करेंगे। ओपनिंग स्टॉक देखो यहाँ पर जो दिया गया है, ध्यान से देखना प्रॉब्लम में। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर दिया गया है और ये ओपनिंग स्टॉक जो है ना, इसके अंदर 3 आइटम्स दिए गए हैं, डायरेक्ट मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, यानी ये 3 चीज़ों का ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। फिर इसके बाद बताया जा रहा है डायरेक्ट मटेरियल्स परचेज्ड, डायरेक्ट लेबर एंड सुपरविजन, इनडायरेक्ट लेबर एंड सुपरविजन। अच्छा एक साथ में बताते चलो तो क्या करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल परचेज किधर जाएगा? हाँ, रॉ मटेरियल मतलब वही प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफिस ओवरहेड, फैक्ट्री रेंट और ये सब, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री पावर रेंट, ये सब फैक्ट्री ओवरहेड। फिर इसके बाद सन्ड्री फैक्ट्री, ये तो बोल ही दिया फैक्ट्री ओवरहेड, फाइनेंशियल चार्जेस नॉट इंक्लूडेड, सेल्स ये तो लास्ट में लेना है। इसके बाद फिर से आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में फिर से हमें मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, ये तीनों का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। आगे देखो क्या बोला जा रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2002, अ प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th June। ये जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है ये नॉर्मली एग्जाम में बोलते नहीं है ये बनाने के लिए, पर इस प्रॉब्लम में बोला है तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। वैसे नॉर्मली ये बोला नहीं जाता है। तो हमें नॉर्मली क्या बनाना पड़ता है बोलो? हमें नॉर्मली बनाना पड़ता है इस चैप्टर में शेड्यूल ऑफ कॉस्ट। शेड्यूल ऑफ कॉस्ट मतलब वही स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट। तो एग्जाम में कुछ भी बोले कंफ्यूज नहीं होना, समझ जाना कि सेम ही चीज बोल रहा है, ठीक है। अच्छा एक बार आगे बढ़ने के पहले मैं बता दूं, जो कि मैंने ऑलरेडी एक बार बताया था लेकिन फिर से बता दूं, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के अंदर ना 3 चीजें दी गई है। एक है डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? बेसिकली ये रॉ मटेरियल होता है जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट को बनाने में लग जा रहा है। प्रोडक्ट को बनाने में जो डायरेक्टली लग जाता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है वो चीजें जिस पे कुछ काम हो गया है और कुछ और काम होना बाकी है। सेमी फिनिश गुड्स या इनकम्प्लीट प्रोडक्ट मतलब वो अभी पूरा नहीं हुआ है, कुछ हद तक बन गया है, कुछ और उसमें काम होना बाकी है। जैसे कि मान लो ये पेन है, ठीक है, मान लो ये पेन जिस फैक्ट्री में बन रही है, तो ये पूरा पेन जो हमें मार्केट में इस तरीके से मिलता है ये फैक्ट्री में एक साथ नहीं बनता है। फैक्ट्री में इसके सारे पार्ट्स अलग अलग बनते हैं। जैसे ये जो पेन का ये कैप है ना, ये कैप अलग एक मशीन में बनता होगा, ठीक है, इसके लिए अलग से कुछ मशीन या इसका एक मोल्ड होगा जिससे ये बनता है, ठीक है, ये एक अलग होगा। तो एक अलग सेक्शन है फैक्ट्री में जहां पर ये कैप बन रहा है, एक दूसरा एक मशीन या दूसरा एक सेक्शन होगा जहां पर ये बॉडी बन रहा है, एक अलग सेक्शन होगा जहां पर ये रिफिल बन रहा है, और लास्टली एक सेक्शन होगा असेंबली का सेक्शन। वहां पर वो लोग क्या करते हैं, बॉडी के अंदर रिफिल डालते हैं, यहाँ पर इसको टाइट करते हैं, उसके ऊपर कैप लगाते हैं और फाइनली उसको पैकेजिंग जो भी करना करके फिर वो रेडी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक सिंगल प्रोडक्ट जो हम लोग को मार्केट में मिलता है ये एकदम ऐसे ही बनता है, ऐसे नहीं बनता है, अलग अलग पार्ट्स में बनता है और बाद में उसको कंबाइन करके, जैसे हम लोग अगर मान लो गाड़ी, अगर ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में जाओगे किसी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, तो हम लोग देखेंगे उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो अलग अलग बनते हैं। एक जगह बॉडी बन रहा है, इंजन कहीं और है, टायर तो खैर आउटसोर्स करते हैं, दूसरी कंपनी से ले लेते हैं, म्यूजिक सिस्टम जो है वो दूसरी कंपनी से ले लेते हैं, हेडलाइट सही अलग कंपनी से आ जाता है। वो सब खुद से कंपनी नहीं बना रही है, अलग अलग जगह से सब कुछ अलग अलग मशीन्स में बनते हैं, कुछ खुद से बनाती है कंपनी, कुछ बाहर से आउटसोर्स कर देती है। और लास्ट में क्या होता है, एक असेंबली लाइन होता है। असेंबली लाइन का मतलब वहाँ पर चीज़ों को जोड़ा जाता है। इसी तरीके से कंप्यूटर के फैक्ट्री में चले जाओ, ये जो टीवी है इसके फैक्ट्री में चले जाओ, या यूट्यूब में सर्च करना कैसे फैक्ट्री है ना, टेलीविजन फैक्ट्री या कंप्यूटर फैक्ट्री सर्च करना, तुम्हें पूरा दिखेगा। लेबर्स लोग क्या करते हैं, जो पिक्चर ट्यूब होता है, ये जो स्क्रीन है
पिक्चर ट्यूब होता है, वो पूरा बनाते हैं। इसके बाद फिर उसमें कैसे कैसे करके सारा कनेक्शंस करना है, तार वार कैसे, मदरबोर्ड कैसे फिक्स करना है, पूरा वो सारा चीज़ असेंबल किया जाता है। तो पहले अलग अलग से बनाते हैं, फिर उसको असेंबल करते हैं। तो इस तरीके से जब इनकम्प्लीट चीज़ें, जैसे कि मान लो जिस डिवीजन में ये कैप बन रहा है, ध्यान से सुनना, मान लो ये कैप एक अलग मशीन में बन रहा है, मशीन 1 में, और ये बॉडी एक अलग मशीन में बन रहा है, मशीन 2 में। तो मान लो मशीन 1 में 1000 कैप बन गया, मशीन 1 में कितना कैप बना, 1000, और मशीन 2 में जहाँ पर बॉडी बन रहा है वो बना सिर्फ 800। तो बताओ अगर कैप 1000 बन गया और बॉडी सिर्फ 800 बना, तो हम लोग मार्केट में कितना पेन लॉन्च कर पाएंगे, 800। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बाकी के 200 बॉडी को बिना कैप का दे देंगे, मार्केट में बिकेगा तो नहीं। तो अपने क्या करेंगे, 800 जो बॉडी है उसमें हम लोग कैप लगा के बेच देंगे, बाकी का 200 कैप जो है वो पड़ा रहेगा, जो नेक्स्ट लॉट बनेगा फिर उसमें वो काम आएगा। तो उस 200 जो कैप है वो हमारा सेमी फिनिश गुड्स हो गया ना एक तरीके से, मतलब हमारा वो इनकम्प्लीट प्रोडक्ट है, उसको हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये हो गया। अब इसको भी हम लोग बनाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से, सेम फॉर्मेट, सेम सब कुछ फॉलो करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4, क्या नाम था कंपनी का, सुसैन। Raw materials consumed. Opening stock of raw material 26,000। कितना है, 26,000। फिर डायरेक्ट मटेरियल्स परचेज कितना, 4,36,000। 4,36,000। फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स 42,000। कितना आ रहा है, 4,20,000। 4,20,000। ठीक है। ये जो सेकंड कॉलम में मैंने लिखा, ये क्या है, ये है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, हाँ, डायरेक्ट लेबर एंड सुपरविजन, $1,20,000। अदर डायरेक्ट एक्सपेंस आई थिंक नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो बस ये दोनों को टोटल करेंगे तो प्राइम कॉस्ट हमारा आ जाएगा कितना, 5,40,000। दिस बिकम्स प्राइम कॉस्ट। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड क्या क्या आइटम है, इनडायरेक्ट लेबर एंड सुपरविजन, इनडायरेक्ट लेबर एंड सुपरविजन कितना, 42,000। और फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस 94,000।
फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस 94,000। कितना? 94। उसके बाद नेक्स्ट आइटम डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट डिप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट कितना है? 70,000। 70। हाँ 70,000। फिर है फैक्ट्री पावर, हीट एंड लाइट फैक्ट्री पावर, हीट एंड लाइट 20,000। 20,000 और सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना? 12,000। 12 और कुछ? नहीं, टोटल कितना रही है सबका? 2,40,000। 2,40,000। हाँ 2,40,000। इसको अगर हम लोग ऊपर प्राइम कॉस्ट से टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 7,80,000। 7,80,000। नॉर्मली इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट। लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे अभी? ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 74,000। कितना है? 74,000। 74,000 कितना आ रहा है? 7,40,000 हो गया। 74,000 1,54,000। ये जो फाइनल अमाउंट आया ना इसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। तो ध्यान से देखना, अगर ये वर्क इन प्रोग्रेस प्रॉब्लम में नहीं होता तो हम लोग 7,80,000 को ही क्या करते? फैक्ट्री कॉस्ट बोल देते। ठीक है, 7,80,000 हमारा क्या बन जाता? फैक्ट्री कॉस्ट। लेकिन याद रखना, जब भी प्रॉब्लम में वर्क इन प्रोग्रेस दिया रहेगा, ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले ओपनिंग वैल्यू वर्क इन प्रोग्रेस की ऐड करेंगे, क्लोजिंग वैल्यू वर्क इन प्रोग्रेस की लेस करेंगे, फिर जो फाइनल फिगर आएगा उसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। आगे बढ़े। अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अब हमारा नेक्स्ट चीज क्या है? ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसमें क्या क्या चीजें एक बार बताना। एक ही तो चीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ओके, 1,60,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,60,000। 1,60,000। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 9,60,000। ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे फिनिश ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,20,000। 1,20,000। 10,80,000। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 80,000। 10 कॉस्ट ऑफ गुड्स। ये हो गया कॉस्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद अब लास्ट ओवरहेड हम लोग को ऐड करना है। ऐड क्या करेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एक ही तो आइटम है, सेलिंग एक्सपेंसेस 1,40,000 1,40,000, तो ये हो गया 11 लाख। इसको बोलेंगे हम लोग क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट, कोई एक लिखने से भी चलेगा। इसमें भी सेल्स बता दिया गया है ना, तो हम लोग प्रॉफिट को यहाँ पर बैलेंसिंग से निकाल लेंगे। और सेल्स हमारा कितना है? 14,60,000। इसको पहले लिख लो। 3,20,000। कितना आ रहा है? 3,20,000। ये हमारा हो गया प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, समझ में आ रहा है? जितने भी स्टूडेंट्स अभी वीडियो मोड पे लेक्चर को अटेंड कर रहे हो, आई होप आपको सारी चीज़ें आराम से अच्छे से समझ आ रही होंगी। ठीक है, एक एक आइटम को प्रॉब्लम में मैंने रीड करके पढ़ के समझा दिया। आराम से धीरे धीरे मैं बना रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने प्रेजेंटेशन किया है बिल्कुल इसी तरीके से आपको आपके कॉपी में नोट डाउन करना है और एग्जाम में भी इसी तरीके से करके आना है। ठीक है, तो ये भी हमारा होता है यहाँ पर कंप्लीट। तो इस चैप्टर में जो बेसिक लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हो सकता है ऐसे ना आए और भी कॉम्प्लेक्स लेवल के प्रॉब्लम्स आएंगे। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या बोला जा रहा है? A company is manufacturing refrigerators and the following details are furnished in respect of its factory operations for the year ended 31st December 2001। एक कंपनी है जो रेफ्रिजरेटर बनाती है और उसके कुछ डिटेल्स आपको दिए गए हैं फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2001। ठीक है, क्या डिटेल्स है जरा देखते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस दिया गया है 1 जनवरी 2001 को, यानी ये ओपनिंग बैलेंस है। डेट से समझ में आ रहा है ना, 1 अप्रैल 2001 मीन्स इट इज ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस 31 दिसंबर 2001 दिया गया है, यानी ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। और इसके अंदर हमें दो चीज़ें दिख रही है। वर्क इन प्रोग्रेस एक प्राइम कॉस्ट पे है और एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पे है। अगेन क्लोजिंग में भी प्राइम कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, यानी ओपनिंग डेट पे हमारे पास दो तरीके का वर्क इन प्रोग्रेस है। हमारे पास दो टाइप का वर्क इन प्रोग्रेस है। ऐसा एग्जाम में कभी कभी आता है। ठीक है, सीयू का वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न है। देख भी रहे हो, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो कभी कभी एग्जाम में जो प्रॉब्लम आपको दिए जाएंगे उसमें वर्क इन प्रोग्रेस दो टाइप कर दे देगा। एक वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट, उसमें मेंशन किया हो रहेगा क्वेश्चन में कि ये प्राइम कॉस्ट के लेवल पे है। दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के लेवल पे है। तो याद रखना, नॉर्मली जब प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं बोला जाता है, प्रॉब्लम जब साइलेंट होता है, तो हम लोग हमेशा क्या अज्यूम करते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस इज एट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लेवल।
तो नॉर्मली होता क्या ना, वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे माना जाता है। दिस इज द कॉमन एजम्पशन। वर्क इन प्रोग्रेस किस लेवल पे माना जाता है? ऑलवेज एट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो वर्क इन प्रोग्रेस इन जनरल इज ऑलवेज अज्यूम टू बी एट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में चला के बोल देगा कि वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे नहीं है, वो प्राइम कॉस्ट पे है, तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों पे बोल दिया है। बोल रहा वर्क इन प्रोग्रेस जो है कुछ प्राइम कॉस्ट पे है और कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे है। तो आपके पास दो तरीके के वर्क इन प्रोग्रेस है, एक प्राइम कॉस्ट पे और एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे। तो इन दोनों को कैसे डील करेंगे अभी देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। और आगे क्या बोला जा रहा है, आगे फिर बता रहे हैं यहां पर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और यहां पर लास्ट में दिया है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 31 दिसंबर 2001। इसका मतलब ओपनिंग में जो था ये क्या था, ये 1 जनवरी 2001 था। देख के तो यही समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो लास्ट में बोला जा रहा है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 31 दिसंबर 2001, यानी कि वो जो है वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। तो अगर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 31 दिसंबर 2001 इट इज गिवन क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब स्टार्टिंग में जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वो कब का है, वो ओपनिंग का। समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, तो ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल का डिटेल। इससे क्या निकल जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। इससे क्या मिल जाएगा अपने को, रॉ मटेरियल कंज्यूम। आगे क्या बोला जा रहा है, डायरेक्ट लेबर, ये तो प्राइम कॉस्ट में आता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये कहां पर आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। किसी के दिमाग में अगर आया भी था तो भूल जाओ, नहीं है। जब तक कि कुछ ऐसा चला के ना बोल दे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कभी भी मत मानना। या फिर कुछ ऐसा टाइप का खर्चा जो तुम्हें लग रहा है कि ये अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही हो सकता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था रॉयल्टी, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। कुछ कुछ आइटम याद रखो, ये डायरेक्ट ही होता है। ठीक है, ये ओवरहेड नहीं है, ये डायरेक्ट है, इसके बिना तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं। इसी तरीके से जैसा कंस्ट्रक्शन के केस में होता है ना, हायरिंग ऑफ अ क्रेन, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह के आइटम्स या तो दे दे तो याद रखना, अदरवाइज चला के जब बोल दे कि अदर डायरेक्ट एक्सपेंस है या डायरेक्ट एक्सपेंस है तभी डायरेक्ट में लेना। और अगर एग्जाम में कुछ ऐसा आइटम आए, समझ नहीं आ रहा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या करें, अरे ये अदर डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है, कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियर नहीं है, चुपचाप ओवरहेड में डालो। समझ में आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कम होते हैं, ज़्यादातर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट। याद है जब हम लोग अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट बनाते थे तो ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते थे और पीएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते थे। और वहाँ पर भी मैं ये बताता था कि अगर मान लो एग्जाम में कोई ऐसा खर्चा आ गया जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ट्रेडिंग में लेना है कि पीएल में लेना है, यू आर कंफ्यूज्ड, तो क्या करोगे, पीएल में लो हमेशा। ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। ज़्यादातर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, वो पीएल वाले आइटम होते हैं। तो अगर एग्जाम में भी कोई ऐसा कॉस्ट मिल जाए जो तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो हमेशा वो ऑप्शन चूज करो जो ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आया? चलो ये हो गया। क्या बोला जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ एबव डेटा प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर तुम्हें बोला जा रहा है एक स्टेटमेंट बनाइए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शो करता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही बनाना है, उसके आगे नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर डेटा बहुत ही लिमिटेड है। तो ठीक है, चलो बनाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रॉब्लम नंबर 5 फटाफट। हेडिंग दे देते हैं, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। स्टार्ट बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं जैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ पहले लिखेंगे, हेडिंग दे देते हैं रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था, 2,25,000, ठीक है, फिगर बताना, ठीक है, चलो 2,25,000। इसमें ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना था, 4,77,000। कितना आ रहा है, तो लेस करना है। ठीक है, लेस। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 2,04,000, ठीक है, एक बार देखना तो 4,98,000, ठीक है, 4,98,000। ये हमारा क्या आ गया, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लेबर कितना है, डायरेक्ट लेबर 171। और तो कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, ये दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 6,69,000। ये क्या हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट। नॉर्मली, एक मिनट, नॉर्मली हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर और अगर अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता तो उसको भी लिखते, और ये सब का टोटल जो होता है ये प्राइम कॉस्ट आता है नॉर्मली। लेकिन अगर प्राइम कॉस्ट के लेवल पे कोई WIP आ जाएगा, अगर प्राइम कॉस्ट के लेवल पे कोई WIP आ जाएगा तो उसे एडजस्ट करेंगे पहले, फिर वो आएगा प्राइम कॉस्ट। समझ में आ रहा है। Had there been no WIP at prime cost level, had there been no WIP at prime cost level, this particular figure 669 would have been the prime cost. लेकिन जब WIP होगा ना प्राइम कॉस्ट लेवल पे, तो पहले उसको एडजस्ट करेंगे, फिर जो फिगर आएगा दैट विल बिकम प्राइम कॉस्ट। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, फिर से ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। प्राइम कॉस्ट वाला बताना 51,000, तो ये कितना हो गया, 7,20,000 लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। एग्जाम में टाइम ना हो तो इसको WIP भी लिख सकते हो कैपिटल लेटर में, ठीक है, WIP। क्लोजिंग 45,000, 6,75,000। ये क्या है हमारा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना,
84,000। टोटल कितना आ रहा है? 7,59,000। ठीक है। अब अगर कुछ और नहीं होता तो ये क्या बन जाता? फैक्ट्री कॉस्ट। लेकिन अगेन फिर से हमारे पास WIP है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वाले लेवल पे जो WIP होता है ना, वो इधर पे एडजस्ट करते हैं। तो फिर से सेम स्टाइल में हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे? WIP को एडजस्ट करेंगे। ऐड ओपनिंग, इस तरीके से भी लिख सकते हो जैसे मैं लिख रहा हूं। ठीक है। कितना है? 50,000। 15। ओके। $15,000। ठीक है। 7,74,000। ये क्या है हमारा? फैक्ट्री कॉस्ट, या इसको वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हैं। और कुछ है? प्रॉब्लम में दिया गया और कुछ नहीं दिया गया है। अपने को बोला गया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए। अब डेटा अगर नहीं है हमारे पास तो इसी को हम लोग क्या करेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट, और इसी में लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ क्योंकि अब इंफॉर्मेशन कुछ है नहीं तो फिर इसी को हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी मान लेंगे। अगर हमारे पास ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई एक्सपेंस होता तो फिर हम लोग उसको यहाँ पर ऐड करते, फिर आता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर वो है नहीं हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट को ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जो दो टाइप का WIP है ना, वर्क इन प्रोग्रेस, इस तरह के आइटम्स एग्जाम में दिए जाते हैं। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 में इस तरह के आइटम्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो याद रखना WIP का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो काफ़ी छोटा सा प्रॉब्लम था, ऐसा प्रॉब्लम आने का चांसेस कम है, इतना छोटा प्रॉब्लम तो देगा नहीं। लेकिन इस प्रॉब्लम से तुम्हें ये समझ में आया कि WIP का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, हालांकि ये BCom में आया हुआ है बहुत टाइम पहले, तो पहले जो क्वेश्चन पैटर्न था वो अलग था, उसमें छोटे प्रॉब्लम भी आ जाते थे, पर अभी तो बड़े प्रॉब्लम आते हैं। ये चैप्टर से जो आएगा मेन प्रॉब्लम वो काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, तो आज के क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे दूसरे प्रॉब्लम्स में बढ़ेंगे अगले क्लास में। जितने भी स्टूडेंट वीडियो मोड पे लेक्चर को अटेंड कर रहे हो, सारे के सारे जो भी चीज़ें मैंने अभी तक पढ़ाई आज के क्लास में, वो सभी को आपको रिवीजन करके अप टू डेट रखना है, तभी आने वाले क्लास में अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि हर एक क्लास के साथ अब हम लोग और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का प्रॉब्लम करने वाले हैं, चीज़ें और भी कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी, तो इसलिए आपको एकदम से अप टू डेट रहना है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।